पूरे ढांचे को उल्टा करना पड़ेगा। नेता और अफसर आगे से सीधे जनता को रिपोर्ट करना चालू करें, ऐसे ढांचे की हम परिकल्पना करते हैं। इस पूरे ढांचे को बदलना है। हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे कोयला बांटने के लिए नहीं जा रहे, हम अंदर 2G स्पेक्ट्रम बांटने के लिए नहीं जा रहे, हम अंदर आयरन ओर की खदानें बांटने के लिए नहीं जा रहे। ये खदानें कैसे बटेंगी और ये कोयला कैसे बटेगा, ये तय करने वाली जनता होनी चाहिए। ये नियम बदलने के लिए हम अंदर जा रहे हैं। ये पूरी की पूरी व्यवस्था आज हम लोगों को मजबूर कर रही है भ्रष्ट होने के लिए। बहुत सारे लोग हैं, इन नेताओं से पूछो तो कहते हैं जी भारत के तो सारे लोग ही खराब है, पूरा का पूरा समाज ही खराब है। इनको खराब किया किसने? तुम लोगों ने खराब किया। इस देश का आम आदमी भ्रष्टाचार नहीं करना चाहता, आम आदमी ईमानदारी की जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता। झूठ बोल रहा हूं मैं? आज बिना रिश्वत दिए काम ही नहीं चलता, जहां जाओ वहीं रिश्वत देनी पड़ती है और फिर कहते हो कि लोग खराब है। मेरा एक दोस्त है, 10 साल पहले हम लोगों ने परिवर्तन चालू किया था, एक छोटी सी संस्था चालू की थी। 10 साल से वो हर साल हमें डोनेशन देता है। वो दवाइयों का धंधा करता है, दवाइयों का बिजनेस करता है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई करता है। वो कहता है कि मैं सुबह सो के उठता हूं और रात तक मेरी जिंदगी में सुबह से शाम तक मैं केवल रिश्वत ही देता रहता हूं। जिस अस्पताल में जाता हूं वो कहते हैं जी दवाइयां नहीं चाहिए, बिल दे दो, आधा तुम रख लो आधा हम रख लेते हैं। वो कहता है मैं आपको डोनेशन इसलिए दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि ये व्यवस्था बदले। मैं अस्पतालों में बिल नहीं देना चाहता, मैं अस्पतालों में दवाइयां देना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी में मेरे को बिल देने पड़ रहा है। अभी मेरे को पीछे कुछ लोग मिले, कहते जी हम सारे इंडस्ट्री वालों ने मिलकर इंडस्ट्रीज अगेंस्ट करप्शन बनाया है, उद्योगपति भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम लोगों को लगता है सारे उद्योगपति चोर हैं, सारे उद्योगपति चोर नहीं है। कुछ ये बड़े बड़े घराने चोर हैं जिन्होंने सारे उद्योगपतियों को बर्बाद करके रख दिया। उद्योगपति भी ईमानदारी से उद्योग करना चाहते हैं, व्यवसाय करने वाले भी व्यवसाय ईमानदारी से करना चाहते हैं, दुकान चलाने वाला भी ईमानदारी से दुकान चलाना चाहता है, लेकिन उनके पास मजबूरी है, उनको मजबूरी के अंदर रिश्वत देनी पड़ती है। अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो ये सब लोग ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार हैं। इस भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, आम आदमी बहुत अच्छा है, आम औरत बहुत अच्छी है। वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स बट वी आर विक्टिम्स ऑफ अ थर्ड क्लास गवर्नेंस। हम एक बहुत ही गंदी सड़ी गली व्यवस्था का शिकार हैं और इसी व्यवस्था को हम लोगों को बदलना है। और मुझे ये लगता है कि अगर इस देश के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं, अगर इस देश की जनता इकट्ठी हो जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम सारे मिलकर भारत को बदल सकते हैं। आज 65 साल के बाद भी भारत में इतनी भुखमरी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस देश की 78% जनसंख्या 20 रुपए से कम प्रति व्यक्ति के हिसाब से जी रही है। 20 रुपए से कम प्रति व्यक्ति के हिसाब से जी रही है 78% जनसंख्या। क्या पाया हम लोगों ने इन 65 सालों के अंदर? लेकिन मुझे ये लगता है, हो सकता है कुछ लोग इसको गलत माने, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर आम आदमी की सरकार बनती है और इस देश की सारी जनता इसको बदलने में लग जाती है, तो जैसे आज एक दिन के अंदर आम आदमी के 300 जगह दफ्तर खुल गए, ऐसे अगर इस देश की सारी जनता लग जाएगी तो मुझे लगता है 5 साल के अंदर हम इस देश से गरीबी और भुखमरी को दूर कर सकते हैं। लेकिन पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजना पड़ेगा। आज ऐसी व्यवस्था हो गई है जो मर्जी भ्रष्टाचार करे, किसी को जेल नहीं होती है। अभी हम खुलासे कर रहे हैं एक के बाद एक, तो कहते हैं जी आप तो इसको लॉजिकल एंड तक ही नहीं लेके जाते। कैसे लेके जाएं लॉजिकल एंड तक? लॉजिकल एंड का मतलब होता है कि भाई रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ सबूत निकले, अब इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताओ हम कैसे जांच कराएं? मैं कोई सीबीआई का डायरेक्टर तो हूं नहीं कि भाई जांच कराऊंगा। उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए, हम कैसे मुकदमा चलवाएं? जांच होगी तो मुकदमा चलेगा। हम कोई चीफ जस्टिस तो है नहीं कि भाई मुकदमा चलाएं।
उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको जेल भेजना चाहिए। तो लॉजिकल एंड में तो तुमको लेके जाना है और तुम पैसा खा के बैठे हो, तो कैसे लॉजिकल एंड पे जाएगा ये सारा का सारा मामला। तो अगर आम आदमी की सरकार बनती है, अगर आम आदमी जाके संसद में बैठता है, तो 15 दिन के अंदर जन लोकपाल कानून पारित होना चाहिए। 15 दिन के अंदर जन लोकपाल कानून। सीबीआई को सरकारी शिकंजे से स्वतंत्र किया जाए। सीबीआई सरकार के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी होनी चाहिए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएं इन मंत्रियों के खिलाफ, फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि 6 महीने के अंदर निर्णय आए। और ये जितने मंत्रियों ने भ्रष्टाचार कर रखा है, अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो पिछले दिनों में जितने घोटाले हुए, इन सारे घोटाले के दोषियों को 6 महीने के अंदर जेल भेजा जाएगा। 6 महीने के अंदर इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। 6 महीने के अंदर इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, जिस आदमी ने भ्रष्टाचार कर रखा है। किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार कर रखा आपके हिसाब से? चिदंबरम, शरद पवार, कमलनाथ, प्रफुल्ल पटेल, वीरभद्र सिंह, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, सुशील कुमार शिंदे, नितिन गडकरी, प्रेम कुमार धूमल, मुलायम सिंह यादव, मायावती, नवीन पटनायक, प्रकाश सिंह बादल, जयललिता, करुणानिधि। बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी एजेंसी बनानी पड़ेगी एक। लेकिन जो भी हो, 6 महीने के अंदर जांच पूरी होके, 6 महीने के अंदर मुकदमे पूरे होके जो दोषी पाए जाएंगे, अगर आम आदमी की सरकार बनती है, और आम आदमी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी, तो ये लोग सोच लें, इनके दिन नपे तुले दिन है। अब 6 महीने के अंदर दोषी लोगों को, भ्रष्टाचारी लोगों को जेल भेजा जाएगा, इनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। साथियों, सबसे ज्यादा शर्मनाक बात हुई है, आज सुबह हम लोगों ने देखा सुरेंद्र सिंह जी आए थे हमारे बीच में। कमांडो हैं ये। 26 नवंबर 2008 को इन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के हैंड ग्रेनेड बर्दाश्त किया, गोलियां खाई और 2 आतंकवादियों को इन्होंने मारा, घायल अवस्था में 2 आतंकवादियों को मारा। और आज हमारे इस सिपाही को अपनी पेंशन और अपने मेडिकल बेनिफिट्स लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ये आजाद भारत है? कैसी आजादी है ये? तो हमारा ये मानना है कि किसी भी जवान को इस तरह से दर दर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। और भी कई सिपाहियों से मैं बात कर रहा था, अगर कोई सिपाही शहीद हो जाता है तो मुझे बताया गया कि सारा कुल मिला मिलू के उसको 20 से 25 लाख रुपए मिलते हैं केवल। अगर 100 रन बना के कोई क्रिकेटर हमारे देश में आता तो 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको मत दो, जो देना है दो, लेकिन जो आदमी अपने देश के लिए शहादत कर देता है, उसके परिवार को तो कम से कम अपना पूरी जिंदगी बसर कर ले, इतना पैसा तो दे दो। उनको तो कम से कम हम 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, जो अपनी जान दांव पे लगाते हैं। मुझे बताया गया कि ये सारे सिपाही बेचारे 1 रैंक 1 पेंशन इसके लिए लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आज अगर हवलदार था और रिटायर हो गया, और 15 साल के बाद जो हवलदार की तनख्वाह है, अगर उसकी तनख्वाह बढ़ती है आज के हवलदार की, तो जो रिटायर हुआ उसकी भी तो उसके हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए। बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? तो 1 रैंक 1 पेंशन तो होनी चाहिए। लेकिन उन लोगों ने हमें बताया कि सरकार ने मान तो लिया है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, लागू नहीं कर रही है। तो ये चाहते हैं कि लोग इनके धक्के खाते रहें, इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रहें लोगों को। तो इस देश के अंदर किसान और इस देश के अंदर जवान दोनों की बुरी हालत है। और हमें जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, क्या नारा दिया था? जय जवान
जय जवान, जय जवान। हमें अपने जवानों और किसानों की महंगाई, ये सारी बहनें हैं। अभी पंकज भाई एक झुग्गी बस्ती में गए थे, वहां पे एक महिला से पूछा कि बहन जी सबसे बड़ी समस्या क्या है आजकल आपकी? तो कहते हैं जी महंगाई, अब बर्दाश्त नहीं होता, बच्चे पालने बहुत मुश्किल हो गए। तो उन्होंने पूछा कि क्यों है महंगाई, आप अपने विधायक के पास नहीं गए? तो कहते बेचारा विधायक क्या करेगा, विधायक तो बेचारा, उसका महंगाई पे क्या कंट्रोल है, महंगाई तो अपने आप ही होती है। तो उसने कहा शीला दीक्षित से मिलने नहीं गए? तो कहते वो भी बेचारी क्या करेगा, महंगाई तो अपने आप ही होती है। आधे से ज्यादा लोग ये मानते हैं महंगाई अपने आप ही होती है। महंगाई अपने आप नहीं होती है, महंगाई कर रखी है इन लोगों ने। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा कारण है महंगाई का, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई हो रही है। अभी गैस के दाम बढ़ा रहे हैं लोग, 6-6 सिलेंडर कर दिए इन लोगों ने। क्यों बढ़ा रहे हैं गैस के दाम? क्योंकि रिलायंस को इन्होंने 2000 के अंदर इन्होंने रिलायंस को हमारे गैस के कुएं दे दिए कि तुम गैस निकालो। गैस तो हमारी है, जो जमीन के अंदर गैस है वो गैस तो हमारी है, गैस रिलायंस वालों की थोड़ी है, गैस सरकार की थोड़ी है। गैस तो इस देश के लोगों की संपत्ति है। सरकार ने उठा के रिलायंस वालों को दे दिए। उनको कहा कि 17 साल तक तुम $2 पे गैस बेचोगे, हमको $2 पे गैस सरकार को दोगे। रिलायंस वालों की तो नीयत ही खराब थी। पहले एग्रीमेंट तो साइन कर लिया कि $2 पे देंगे, 2 साल के बाद नीयत पलट गई। कहते हैं जी $2 में नहीं देंगे, $4 में देंगे, डबल कर दिए रेट। तो सरकार को क्या करना चाहिए था? लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए था। अगर ईमानदार सरकार होती तो लाइसेंस कैंसिल कर देती, लेकिन सरकार ने तो पैसे खा रखे थे, मुकेश अंबानी से पैसे खा रखे थे सरकार ने। तो प्रणब मुखर्जी साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, भाई ठीक है $4 मंजूर है, भुगतना तो आपको पड़ा, इसीलिए गैस महंगी हुई है। तो जब एग्रीमेंट साइन किया कि $4 पे गैस मंजूर है, तो उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा कि 2014 तक $4 रहेंगे, 2014 तक। लेकिन इनकी रिलायंस वालों की फिर नीयत पलट गई। 2010 में जाके कहते हैं जी $4 नहीं $14 करो। $4 से सीधा $14 मांगने लग गए। तो जयपाल रेड्डी मंत्री था, 3 साल तक जयपाल रेड्डी कहते रहे कि नहीं $14 नहीं करेंगे, लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, मनमोहन सिंह जी ने क्या किया, जयपाल रेड्डी को ही बदल दिया, जयपाल रेड्डी को ही बदल दिया, उन्हीं को हटा दिया। अब मोइली साहब आए हैं और अंदर से खबर मिल रही है कि वो $14 उनको देने की वो बना रहे हैं। तो आप सारे तैयार है ना? अगर $14 गैस हो गई तो ये जो 400 रुपए का सिलेंडर है, आज 6 सिलेंडर 400 रुपए के जो मिल रहे हैं, ये 6 सिलेंडर 1200 रुपए एक सिलेंडर मिलेगा। एक सिलेंडर 1200 रुपए में मिलने वाला है। तैयार बैठ जाओ सारे के सारे। इसलिए महंगाई हो रही है। सरकार मिली हुई है रिलायंस वालों के साथ, सरकार मिली हुई है मुकेश अंबानी के साथ, पैसे खाती है सरकार मुकेश अंबानी से, इसलिए महंगाई हो रही है। हर साल हमारे देश के अंदर 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स, 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करती है सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों का, 5 लाख करोड़ का। और पेट्रोल और डीजल पे हम लोगों से टैक्स लेती है। हम लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल और गैस के ऊपर टैक्स लेती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा टैक्स माफ होना चाहिए? इन बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ होना चाहिए कि पेट्रोल डीजल के ऊपर आम आदमी का 2 लाख करोड़ का टैक्स माफ होना चाहिए? पूरे देश में वोटिंग करा लो, वोटिंग में रेफरेंडम में एक ही बात निकलेगी, आम आदमी का टैक्स माफ करो और इन बड़ी बड़ी कंपनियों से टैक्स लो। लेकिन जब हमारे वित्त मंत्री को निर्णय लेना पड़ता है तो वित्त मंत्री तो इन कंपनियों से पैसे खा जाते हैं और पैसे खा के इनके 5 लाख करोड़ का टैक्स माफ कर देते हैं और आपके ऊपर 2 लाख करोड़ का टैक्स लगा देते हैं। अगर ये 2 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स माफ हो जाए तो आज दिल्ली के अंदर 77 रुपए लीटर पेट्रोल है, वो 50 रुपए लीटर हो जाएगा। डीजल जो 50 रुपए का मिल रहा है वो 40 रुपए का हो जाएगा।
और गैस के सिलेंडर जितने मर्जी 300 रुपए के हिसाब से ले लेना, 6 सिलेंडर की लिमिट की जरूरत नहीं है, इसलिए महंगाई है। ये जो सोनिया गांधी जी खड़ी होकर कहती हैं मजबूरी है, क्या करें, किस चीज की मजबूरी है? भ्रष्टाचार मजबूरी है। सोनिया गांधी जी अगर चाहें, राहुल गांधी जी अगर चाहें, सुषमा स्वराज अगर चाहें तो 5 मिनट के अंदर वो पेट्रोल डीजल और गैस के ऊपर दाम कम कर सकते हैं, 5 मिनट के अंदर अगर वो चाहें तो। चाहते नहीं है वो। अब हम इनसे भीख मांगना बंद करेंगे। अब आम आदमी जब संसद के अंदर जाके बैठेगा, आम औरत जब संसद के अंदर जाके बैठेगी तो जनता तय करेगी कि टैक्स का माफ किसको करना है, कंपनियों को माफ करना है कि जनता का टैक्स माफ करना है। अब इस देश की औरतें महंगाई करेंगी। अब सोनिया गांधी के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं, सुषमा स्वराज के सामने गिड़गिड़ाएंगी नहीं, इस देश की आम औरतें अपनी महंगाई खुद कम करेंगी। अब इस देश की आम औरतें अपने हाथ के अंदर इस देश की सत्ता की बागडोर संभालेंगी। जब हम ये कहते हैं तो कई लोग, जब से हमने ये रिलायंस का खुलासा किया, रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा किया, डीएलएफ का खुलासा किया, तो कुछ लोगों ने कहना चालू किया आप तो कंपनियों के खिलाफ हो। अमेरिका के अंदर जब इन कंपनियों ने घोटाले किए, एचएसबीसी बैंक ने अमेरिका के अंदर घोटाला किया तो अमेरिका ने एचएसबीसी के ऊपर 7,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई, 7,000 करोड़ की पेनल्टी। हमारे देश के अंदर जब एचएसबीसी घोटाला करता है तो हमारी देश की सरकार देखती रहती है, और हम जब उस घोटाले को उठाते हैं तो ये मीडिया वाले पर कहते हैं कि हम तो कंपनियों के खिलाफ हैं। हम कंपनियों के खिलाफ नहीं है, हम बिजनेस के खिलाफ नहीं है, हम व्यापारियों के खिलाफ नहीं है, हम ईमानदारी से काम करने वालों के खिलाफ नहीं है, हम बेईमानों के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हैं। अगर बेईमानी से काम करोगे तो हम अपनी आवाज उठाएंगे और आपको चैन से जीने नहीं देंगे। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो हम अपनी आवाज उठाएंगे, आपको चैन से जीने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर अच्छा व्यापार हो, हम चाहते हैं कि ईमानदारी से कि व्यापारी अपना व्यापार कर सके, दुकान वाला दुकान चला सके, उद्योगपति ईमानदारी से उद्योग कर सके। हम इनके खिलाफ नहीं है, हम केवल बेईमानों के खिलाफ हैं। ये आम आदमी है कौन? हम कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी। मुकेश अंबानी आम आदमी है क्या? सुषमा स्वराज आम आदमी है? सोनिया गांधी आम आदमी है? किसकी पार्टी है फिर ये? आम आदमी वो है रोज सुबह उठता है, दफ्तर के लिए या दुकान के लिए निकलता है, गिरता पिटता मरता सारा दिन मेहनत करता है और शाम को घर लौटता है। अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए, नर्सरी में एडमिशन करवाने के लिए उसको 50,000 रुपए की डोनेशन देनी पड़ती है। अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी खर्च हो जाती है। बड़े बड़े 5 स्टार अस्पताल खुल गए, इनके अंदर घुसते ही वो 40,000 रुपए रखवा लेते हैं, और बड़ा ऑपरेशन हो जाए तो सारी जिंदगी की कमाई खत्म हो जाती है। एक किसान बेचारा जो है उसको अपनी फसलों के पूरे दाम तक नहीं मिलते हैं। एक जमीन उसके पास है, वो जमीन भी सरकार छीन रही है। ये है आम आदमी। आम आदमी क्या चाह रहा है? आम औरत क्या चाहती है इस देश के अंदर? कि ईमानदारी से अपना धंधा कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करा सके, पानी मिले, बिजली मिले, सड़कें मिले। यही तो चाह रही है एक आम आदमी और एक औरत। कोई ज्यादा चाह रहे हैं हम लोग? हमारी कोई ज्यादा सपने हैं? मुकेश अंबानी ने तो पता नहीं कितने 1,000 करोड़ रुपए का एक बंगला बनवा रखा, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। वक्फ की जमीन के ऊपर, वक्फ की जमीन कौन सी होती है मुसलमान भाई समझेंगे, वक्फ की जमीन, उसके ऊपर अनाथालय बनना था, अनाथ बच्चों का आश्रम बनना था, उसके ऊपर वो जमीन उसने भ्रष्टाचार से, सरकार से लेके उसके ऊपर इतना बड़ा 4,000 करोड़ रुपए का बंगला बनाया। हमारी इतनी बड़ी बड़ी वो नहीं है इच्छाएं, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, लेकिन वो भी सरकार 65 साल के अंदर पूरा नहीं कर पा रही है। अब हम इनसे मांगना बंद करेंगे। अब संसद के अंदर जाके आम आदमी बैठेगा और आम आदमी अपनी इच्छाएं पूरी करेगा। आम आदमी शिक्षा व्यवस्था संभालेगा, आम आदमी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संभालेगा। स्कूलों को इतना बढ़िया बना दो, सरकारी स्कूलों को इतना बढ़िया बना दो, सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तरह इतना बढ़िया बना दो कि हमें प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अमीर हो चाहे गरीब आदमी हो, वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज सके, फ्री में शिक्षा हो। अगर कोई राज्य, कोई देश अपने बच्चों को फ्री में शिक्षा नहीं दे सकता ढंग की, अगर कोई देश अपने लोगों को फ्री में चिकित्सा सेवा नहीं दे सकता अच्छी, तो लानत है ऐसे देश के ऊपर, ऐसी सरकारों के ऊपर।
बहुत सारे किसान गन्ने लेके आए थे। कई लोग कह रहे थे इनकी पार्टी तो केवल शहरों की पार्टी है, किसान नहीं जुड़े हुए इनके साथ। आज साबित हो गया कितने किसान पीछे गन्ने लेके आए हुए थे। ये गन्ना उगाने वाले किसान क्या मांग रहे हैं? अभी सांगली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इन किसानों के ऊपर सरकार ने फायरिंग करवा दी, 3 किसानों की मौत हो गई। क्या मांग रहे थे ये किसान? ये किसान ये कह रहे थे कि 1 टन गन्ना उगाने के लिए हमारे 3,000 रुपए लगते हैं। 3,000 रुपए में 1 टन गन्ना उगता है, तो हमको 4,500 रुपए दो आप। हमारे गन्ने की कीमत 4,500 रुपए प्रति टन होनी चाहिए। लेकिन जो शुगर मिल वाले हैं वो कह रहे थे हम 2,300 रुपए में गन्ना खरीदेंगे। जो चीनी बनाने वाली मिलें हैं वो कह रहे हैं हम 2,300 रुपए में गन्ना खरीदेंगे। तो बेचारे किसान ने 3,000 रुपए लगा के अगर गन्ना उगाया और 2,300 रुपए में गन्ना बेचेगा तो खाएगा क्या? आत्महत्या नहीं करेगा तो बेचारा क्या करेगा? तो मैंने बहुत सोचा, लोगों से पूछा भाई ये 2,300 रुपए क्यों दे रहे हैं? और सरकार उनका समर्थन कर रही है, चीनी की मिलों का, मिल मालिकों का समर्थन कर रही है। तो ये पता चला कि महाराष्ट्र के अंदर 53 प्राइवेट चीनी की मिलें हैं, 53 मिलें हैं। इन 53 में से 41 मिलें इन नेताओं की है। शरद पवार की मिलें हैं, नितिन गडकरी की मिलें हैं, कांग्रेसियों की मिलें हैं, शिवसेना वालों की मिलें हैं। ये मिलें चला रहे हैं। अगर ये 4,500 रुपए के हिसाब से किसान को दाम दे दें तो ये चीनी मिलों का मुनाफा कम हो जाएगा, और ये मुनाफा अपना कम नहीं करना चाहते। तो जब तक ये शरद पवार और ये कांग्रेस और ये शिवसेना सत्ता के अंदर रहेंगे, इन किसानों को अपनी फसलों के पूरे दाम नहीं मिलने वाले। इनको सत्ता से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आज गुरनाम सिंह जी आए थे, ये हरियाणा के किसानों की आवाज उठाते रहते हैं। इन्होंने आरटीआई फाइल की, गुरनाम सिंह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने आरटीआई फाइल की। इस आरटीआई में पता चला है कि हरियाणा के अंदर सरकारी फाइलों में लिखा हुआ है कि हरियाणा के किसानों को धान उगाने के लिए 1560 रुपए प्रति क्विंटल कॉस्ट आती है। 1560 रुपए लगते हैं 1 क्विंटल धान उगाने के। और सरकारी आंकड़ों में लिखा हुआ है कि सरकार उनको 1280 रुपए देती है। तो 1560 रुपए में अगर उगता है और सरकार 1280 देती है तो बेचारा आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? स्वामीनाथन की रिपोर्ट है जो कहती है कि अगर जितनी भी लागत आती है किसान की, उसके ऊपर 50% कम से कम उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, 50% मुनाफा मिलना चाहिए। मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या 50% मुनाफा किसानों को मिलना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि हमारा धान महंगा हो जाएगा। खरीदने के लिए तैयार है महंगा धान? किसानों को पूरा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होती है तो 1580 रुपए में जो वो धान उगाते हैं उनका धान 2300 रुपए में बिकेगा। जो शुगर के, चीनी के, गन्ने के किसान हैं उनको 4500 रुपए प्रति टन के हिसाब से अपनी कीमत मिलेगी। फिर इन लोगों को प्रधानमंत्री के पैकेज की जरूरत नहीं है, सीना ठोक के सर उठा के अपनी जिंदगी जी सकते हैं। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 5 साल के अंदर इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। आप इस देश के किसानों को पूरी फसलों के दाम देना चालू कर दो, इनको आपकी योजनाओं की, आपकी भीख की जरूरत नहीं है। गांव के गांव बदल जाएंगे, इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, किसान आत्महत्या बंद कर देंगे। सरकार ने जानबूझ के ऐसी पॉलिसीज बना रखी है कि इनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये जो हमने पार्टी बनाई, ये पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे है? आम आदमी की पार्टी दूसरी पार्टियों से अलग कैसे है? पहली चीज कि अगर हमारी पार्टी के अंदर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कांग्रेस के ऊपर परमानेंट कब्जा हो जाए। दिग्विजय सिंह जी का बेटा अमेरिका से पढ़ के आया और उसको कांग्रेस की टिकट मिल जाए। बीजेपी के अंदर प्रकाश सिंह बादल का बेटा वहां पे, इधर मुलायम सिंह जी का बेटा वहां पे मुख्यमंत्री बना हुआ है और उसकी भी बहू जो है वो वहां पे विधायक बन गई है, सांसद बन गई है। तो हमारी पार्टी के अंदर अगर एक व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो उसी परिवार के दूसरे व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा।
हमारी पार्टी के अंदर अगर एक व्यक्ति हमारी किसी भी कार्यकारिणी का सदस्य होगा तो उसी परिवार का कोई भी दूसरा व्यक्ति हमारे पूरे देश के अंदर किसी भी कार्यकारिणी का सदस्य नहीं हो सकता। कल एक टीवी चैनल वाले ने बोला जी ये जब शुरू होती है पार्टी तो सारे कह देते हैं, फिर थोड़े दिन में बदल जाते हैं। हमारा सबसे बड़ा जीता जो जागता उदाहरण प्रशांत भूषण और शांति भूषण जी हैं। प्रशांत भूषण कार्यकारिणी के सदस्य हैं, लेकिन शांति भूषण जी किसी भी कार्यकारिणी के सदस्य नहीं है। वो केवल एक ऑर्डिनरी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कहा मैं ऑर्डिनरी कार्यकर्ता बनूंगा, सामान्य कार्यकर्ता, पार्टी के लिए देश के लिए सेवा करूंगा। और ये हमने संविधान के अंदर डाल दिया है। हम झूठ नहीं बोल रहे, संविधान के अंदर डाल दिया, ये हो ही नहीं सकता। हमारे जितने दानदाता होंगे उन सारे दानदाताओं की लिस्ट हम अपनी वेबसाइट के ऊपर डालेंगे। जो जो दान देगा उसकी लिस्ट आप वेबसाइट पे देख लेना। जितने खर्चे होंगे पार्टी के वो भी हम समय समय के ऊपर वेबसाइट के ऊपर डालते रहेंगे। आजकल आपने टीवी पे देखा होगा ये गुजरात के चुनाव आने वाले हैं, उसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के खूब एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं। देखे आपने एडवर्टाइजमेंट? इसका खर्चा कहां से आ रहा है? सारे चैनलों के ऊपर आप 10 मिनट कोई चैनल देख लो, 3-3 बार एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, 3-3 बार एडवर्टाइजमेंट। ये चैनल वाले फ्री में तो चला नहीं रहे, तो पैसे तो देने पड़ रहे होंगे इनको, कांग्रेस और भाजपाइयों को। तो आज हम कांग्रेस और भाजपा वालों से मांग करते हैं इस मंच से कि जैसे हम अपने सारे अकाउंट्स पारदर्शी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम भी बताओ कि गुजरात के लिए तुम लोगों ने किस किस चैनल को कितने कितने पैसे दिए एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और वो पैसे कहां से आए। किसी ने कहा था सपने वो नहीं होते जो रात को नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। इस देश के लोगों ने सपने देखने बंद कर दिए थे, लेकिन पिछले 2 साल में जो ये आंदोलन हुआ, अब इस देश के लोगों ने सपने देखने चालू कर दिए हैं। और जब से इस देश के लोगों ने सपने देखने चालू किए हैं, लोगों की भी नींद हराम हो गई है। सारे लोगों की नींद हराम हो गई है। कितने लोग हैं, अभी जब सुबह मैं नीचे जाके बैठा, कहता जी मैं फलानी जगह नौकरी करता था, नौकरी छोड़ आया, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी, मैंने ये छोड़ दिया, अब मैं तो पूरी जिंदगी इसी आंदोलन के साथ लगाऊंगा। लोगों की नींद हराम। आज सुबह सुबह श्री गंगानगर से एक व्यक्ति मेरे घर पहुंच गया, सारी रात चल के आया, पूरी रात नहीं सोया, और सुबह आके आंखों में आंसू उसके टपटपा रहे थे, और डबडबाई हुई आंखों से बोल रहा था कि जी यही मौका मिला है देश को सुधारने का, ये मौका खराब नहीं होना चाहिए। अभी जब हम लोगों ने ये स्विस बैंक के अकाउंट निकाले थे, मैं भी पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई लोगों को जानता हूं अंदर। मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, मेरे को पता चला कि ये स्विस बैंकों के खातों की जानकारी उसके पास है, तो मैंने उसको फोन किया। 20 साल के बाद मैंने उसको फोन किया था। कहता है अरे तेरे को तो टीवी पे देखते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लगे रहो, देश को तुम्ही से उम्मीद है। मैंने कहा मैंने सुना है स्विस बैंक के खातों की सारी जानकारी तेरे पास है। कहता फोन रख, फोन काट, तुरंत काट फोन, मेरे को नहीं बात करनी तेरे से, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये देश मेरा है क्या? केवल देश तेरा नहीं है? केवल मेरे बच्चे यहां जीते हैं क्या? तेरे बच्चे तो जैसे जीते ही नहीं है यहां पे। ये मौका मिला है इस देश को, अंदर बैठे जितने अधिकारी हैं, अंदर बैठे जितने अफसर हैं, जो जो ईमानदार अफसर हैं, सारे बाहर लाके अपनी जानकारी दे दो। हम तो सामने आ गए, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, तुम दो तो सही हमें जानकारी, हम जनता के बीच में ला जाकर रखेंगे। तुमको अपनी नौकरी का डर होगा, तुमको अपनी जान का डर होगा, हमने तो अपना सामने रख दिया सब कुछ। हम रखेंगे जनता के सामने, हमने अपना डर खत्म कर दिया। हमें दो तो सही, अगर इतना डरोगे तो फिर कैसे भारत माता जिएगी, कैसे भारत माता बचेगी?
कई लोग पूछते हैं बार बार कैसे चुनाव लड़ोगे, कैसे चुनाव लड़ोगे। आज तो मुझे लगता है इनको पता चल गया होगा कि कैसे चुनाव लड़ेंगे। 6 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर 300 जिलों के अंदर दफ्तर खुल गए। अगर ये सारे देश की जनता इकट्ठी पिछले कुछ दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर दिल्ली की 70 के 70 विधानसभाओं के अंदर हमारे दफ्तर खुल गए हैं और हर म्युनिसिपल वार्ड के अंदर दफ्तर खुलने वाला है जल्दी। एक पैसा हम खर्च नहीं कर रहे, जनता खर्च कर रही है। कोई अपनी दुकान दे रहा है, कोई अपना घर दे रहा है, कोई अपना दफ्तर दे रहा है, जनता दे रही है, हम खर्च नहीं करते। लेकिन ये लोग समझेंगे नहीं, इन्होंने कभी आंदोलन कर ही नहीं रखा। भाजपा वाले, कांग्रेस वाले आंदोलन के नाम पे एक बड़ी सभा कर लेते हैं, हर एमएलए की ड्यूटी लगती है, हाँ भाई 50 बसें तू लाएगा, 20 बसें तू लाएगा, और इनके नेता आके स्टेज पे बैठ जाते हैं। ये इनका आंदोलन है। इन्हें क्या पता कि जब सारे देश की जनता इकट्ठी हो जाए तो उसके बाद चुनाव लड़ना तो हंसी खेल है। चुनाव तो एक बहुत छोटी चीज हो जाती है। हम चुनाव लड़ने के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए हैं, हम चुनाव जीतने के लिए राजनीति के अंदर नहीं आए हैं। चुनाव तो जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें तो सोचने की बात नहीं है। हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए हैं, हम इस देश की व्यवस्था बदलने के लिए आए हैं। और जब सारी जनता इकट्ठी हो जाती है, जब सारी जनता साथ देती है, जब सारी जनता अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर भगवान साथ देता है। और जब भगवान साथ देता है तो इन लोगों की तो औकात ही बहुत छोटी सी है, फिर कोई नहीं हरा सकता। और आज इस देश के अंदर क्रांति का आगाज हो चुका है और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है, आने वाले 5 सालों के अंदर भारत जरूर बदलेगा। हमें अशिक्षा से मुक्ति मिलेगी, हमें भूखमरी से मुक्ति मिलेगी, हमें गरीबी से मुक्ति मिलेगी, हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। मैं अंत में आप लोगों से केवल यह निवेदन करना चाहता हूं, आप लोगों में से जो जो लोगों के लिए संभव है 2 साल के लिए, जिनके पास अपना घर से सब कुछ ठीक ठाक है, 2 साल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दो, 2 साल के लिए अपनी दुकान बंद कर दो, इस आंदोलन में पूर्णकालिक रूप से लग जाओ। ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और मेरी सबसे बड़ी विनती माँ, बहनों, बेटियों से है, जिस दिन माएँ और बहनें लग गई और घर घर जाके उन्होंने कहना चालू कर दिया, मुझे लगता है कोई नहीं बचा सकता इन लोगों को हारने से और हमारे देश को बदलने से। हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत लोग पूछ रहे हैं हम जुड़ना चाहते हैं जी, जुड़ना चाहते हैं। ये मेंबरशिप वगैरह बहुत छोटी चीज है। मैं मानता हूं आज लोग मेंबर बनना चाहते हैं क्योंकि अपना आंदोलन है, अपनी पार्टी है, इसलिए बनना चाहते हैं। तो एक तो ये कि चिंता मत करो, अभी इस शनिवार तक जितने लोग इस मेंबरशिप का फॉर्म भर के देंगे, हम सब लोगों को संस्थापक सदस्य मानेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आप ही की पार्टी। हम मानने वाले कौन होते हैं? जब इतनी मार लगी हुई है तो फिर ये गलत बात है, इसको तो बढ़ाना चाहिए समय सीमा को। तो कल का समय दे देना, जितने फॉर्म आ जाए हैं उसको थोड़ा दफ्तर में ठीक ठाक कर लेंगे। परसों के बाद आप हमारे कौशाम्बी ऑफिस में आके और फॉर्म ले सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट के ऊपर भी फॉर्म डाल देंगे, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन 10 रुपए की फीस है, तो वो पोस्टल ऑर्डर लगा के भेज दीजिएगा। जितने फॉर्म हमारे पास शनिवार तक आएंगे उन सब लोगों को हम संस्थापक सदस्य मानेंगे। वैसे तो मेरा ये मानना है कि इस देश की सारी जनता ही इस पार्टी की संस्थापक है, सारी जनता ही संस्थापक है। लेकिन फिर भी जिन जिन लोगों के आएंगे हम वेबसाइट के ऊपर उनका सबका नाम डालेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के लिए जो 300 लोगों ने परसों फॉर्म भरे थे, वो टेक्निकल बात है, उन्हीं के फॉर्म वहां पे जाएंगे। लेकिन काम करने के लिए सब तैयार हो जाओ। यहां पे खड़े होकर भाषण देना बड़ा आसान है, हाथ में झंडा लेके यूं यूं लहराना बड़ा आसान है, नारे लगाना बड़ा आसान है। लेकिन पूरी की पूरी व्यवस्थाओं को उखाड़ के फेंकना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। हमने चुनौती तो दे दी है, लेकिन अब हमें तैयार होना पड़ेगा इस पूरे भारत को बदलने के लिए। जनता को तैयार होना पड़ेगा भारत को बदलने के लिए, समय देना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, इनके डंडे भी खाने पड़ेंगे, वाटर कैनन भी खाने पड़ेंगे।
उसकी तैयारी करनी है अब हम लोगों को। तो मेरा ये सुझाव है कि उसके बाद शनिवार के बाद आपके अपने इलाके में दफ्तर खुलेगा, पूरे देश के अंदर गांव-गांव के अंदर दफ्तर खुलेगा, हर म्युनिसिपल वार्ड में दफ्तर खुलेगा, हर कॉलेज के अंदर दफ्तर खुलेगा। उस दफ्तर में जाके आप मेंबर बन सकते हो उसके बाद। लेकिन मेंबर की चिंता मत करो, मेंबर जब बनेंगे बनेंगे, देख लेंगे मेंबर। काम पे अभी से लग जाओ, तुरंत काम करना चालू कर दो। क्या क्या काम कर सकते हो? एक काम ये कर सकते हो कि रोज कम से कम 10 लोगों को फोन करो, 15 लोगों को फोन करो। फोन करके उनसे पूछो, हाँ जी भाजपा कैसी लगती है आपको? भाजपा आपको लगता है कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दे सकती है? कांग्रेस देश को मुक्ति दे सकती है? मुलायम सिंह, मायावती दे सकते हैं? तो वो जो भी कहेगा उसके बाद उससे पूछना, आम आदमी पार्टी के बारे में सुना है? कैसी लगती है आपको आम आदमी पार्टी? फिर उसको आप समझाना कि आम आदमी पार्टी क्या है। रोज हर आदमी जिम्मेदारी ले ले। जैसे कहते हैं ना भी 108 बार रोज राम का नाम लेंगे, ऐसे हर धर्म के अंदर होता है, ऐसे ये जिम्मेदारी ले ले। मेरा अपना ये मानना है कि देश की सेवा करना भगवान की सेवा के समान है। जितना पुण्य आपको मंदिर और मस्जिद जाने से मिलता है, उतना ही पुण्य आपको इस देश की सेवा और देश के लोगों की सेवा करने से मिलेगा। ज्यादा पुण्य मिलेगा, बहन जी कह रही है, ज्यादा पुण्य मिलेगा देश की सेवा करोगे। मंदिर जाने से उतना पुण्य नहीं मिलेगा, मस्जिद जाने से उतना पुण्य नहीं मिलेगा जितना पुण्य आपको देश की सेवा करने से मिलेगा। तो रोज ये आज गांठ बांध लो, कम से कम 10 लोगों को फोन करके उनको बताना है कि अब इन भ्रष्टाचारियों को वोट नहीं देना, अब आपकी पार्टी खुल गई है, आपकी पार्टी तैयार हो गई है। दूसरी बात, एक सीडी बनाई है हम लोगों ने, वो वेबसाइट के ऊपर है, वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या जिसके पास वेबसाइट नहीं है हमारे दफ्तर से भी आके ले सकते हो। अपने घर के आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, परिवार के लोगों को इकट्ठा करो, दोस्तों को इकट्ठा करो, दफ्तर के अंदर दिखाओ, लोगों को इकट्ठा करके वो सीडी दिखाओ। हमने अपने पर्चे भी डाल दिए हैं वेबसाइट के ऊपर, पर्चे डाउनलोड कर लो, उसकी कॉपी करवाओ, उसको प्रिंट करवाओ, उसको बांटो आप अपने दफ्तर के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पार्टी के बारे में मैसेज पहुंचाओ। और जो कुछ भी आप कर रहे हो, हमने वेबसाइट के ऊपर यह भी किया है कि आप रोज जाके वहां पे वेबसाइट पे लिख सकते हो कि आज मैंने देश के लिए ये काम किया, आज मैंने देश के लिए ये काम किया, रोज लिख सकते हो। आपके लिखने से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। आप अगर रोज कुछ काम करोगे और वेबसाइट पे लिखोगे और दूसरे लोग देखेंगे तो उनको प्रेरणा मिलती है, भाई ये कर रहा है मैं भी करूं। और अगर आपको हम काम करते हुए देखेंगे तो थोड़े दिन में कहेंगे भाई आप अपने घर को ही पार्टी का दफ्तर खोल लो। अगर हमें दिखेगा भाई ये आदमी बहुत ज्यादा काम कर रहा है पार्टी का, तो हम ये कहेंगे भी थोड़े दिन के बाद आप ही पार्टी का दफ्तर खोल लो। तो मेरा ये सुझाव है कि मेंबरशिप की चिंता मत करो। मेंबरशिप तो सारे ही मेंबर हो आप, अब ये मेंबर क्या है, सारे ही मेंबर हो, लेकिन काम आप तुरंत शुरू कर दो। बहुत बड़ा काम ले लिया हमने अपने सिर के ऊपर और अब ये काम तो पूरा करके ही रहना है।